द फिल्मोग्राफी चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान में राजस्थानी फिल्में तो बहुत बनती हैं, लेकिन अब वक्त बदला है, राजस्थानी फिल्में चलने लगी हैं, फिल्म मेकर्स सामने आने लगे हैं। तो राजस्थानी फिल्म मेकर्स राजस्थानी फिल्म बना रहे हैं, लेकिन राजस्थान में रहकर कोई हिंदी फिल्म बनाए वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि की बात होती है। और एक नहीं, दो नहीं, 12 फिल्मों की अनाउंसमेंट करने के बाद में बैक टू बैक फिल्म बनाने वाले एक निर्माता ऐसे हैं जिनकी फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन राजस्थान में ही होता है, सारांश स्टूडियो में होता है। अपने आप में ये बात कहने के लिए इसलिए प्रमुख है कि प्राय यहाँ का निर्माता बॉम्बे भागता है और जो खर्चे करता है उससे फिल्म का बजट बढ़ जाता है। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे निर्माता से कराते हैं जिन्होंने राजस्थान की प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए साहसिक काम किया, फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन भी राजस्थान में किया और उनकी 12 फिल्मों की घोषणा के बाद में छठी फिल्म बड़े पर्दे के लिए बनकर तैयार है। पहली फिल्म भी उन्होंने बड़े पर्दे के लिए बनाई थी, उसके बाद में 4 शॉर्ट फिल्में बनाई और एक बार फिर से वो बड़े पर्दे के लिए फिल्म बनाने लगे हैं। तो आइए आपसे मिलाते हैं तपेश कोटिया से। तपेश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सुरेश जी। वैसे तो ये जगह आपके लिए जानी पहचानी है, आपकी एक नहीं, दो नहीं, 6 फिल्मों का पोस्ट प्रोडक्शन यहाँ पे हुआ है। लेकिन मैं विशेष रूप से आपका द फिल्मोग्राफी चैनल पर स्वागत करता हूँ और आपकी उस भावना का स्वागत करता हूँ जिसके तहत आपने राजस्थान की भूमि पर रहकर राजस्थान के अलावा हिंदी फिल्मों को बनाने का जो बीड़ा उठाया वो स्वागत योग्य है। तो ये विचार आपके दिमाग में कैसे आया कि मैं राजस्थान में रहकर हिंदी फिल्में बनाऊंगा? सुरेश जी, प्रमुख रूप से क्योंकि मुझे राजस्थानी भाषा का इतना ज्ञान नहीं है और कोरोना काल में मैंने फैसला कर लिया था कि अब मुझे फिल्म निर्माण में जाना है। बड़ी समस्या थी। एक ऐसा बालक जो पहले दिन किसी नर्सरी स्कूल में जाए और ढूंढे कि यहाँ मैं किसको जानता हूँ, कोई दोस्त नहीं उसका, कोई जानकार नहीं उसका, लेकिन फिर भी दृढ़ निश्चय कर लिया था कि ये फिल्म बनानी है मेरे को और इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है। तो ऐसे ही जब आप दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो कारवां आपके साथ अपने आप बनता चला जाता है। कारवां बना और हमने पहली फिल्म बनाई जुडिशियल कस्टडी। तो जुडिशियल कस्टडी में भी आपने जो एक निर्माण का बड़ा बीड़ा उठाया और बड़ी फिल्म से शुरू किया। प्राय लोग शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, तो उसमें बड़ी फिल्म बनाने के पीछे भी कोई एम रहा होगा? हाँ, क्योंकि मेरा अंतिम लक्ष्य तो बड़ी फिल्म ही था, लेकिन एक तजुर्बा हासिल करना था मेरे को। आपके मन में प्रश्न होगा कि फिर तजुर्बा तो छोटी फिल्मों से भी किया जा सकता था, तो बड़ी ही क्यों? तो सपने थोड़े से बड़े थे ना, सीखना था। शॉर्ट फिल्म के निर्माण में आपको कई ऐसी चीज़ें सीखने को तो मिलती हैं, लेकिन बड़ी फिल्म के अंदर क्योंकि उसकी अवधि बहुत ज़्यादा होती है, शूट की इक्विपमेंट्स काफ़ी बड़े होते हैं और कई प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं कि जिनको आप जयपुर में रह के, ये मेरा निश्चय था कि मैं जो भी काम करूँगा जयपुर में रहकर करूँगा। बेशक काम करने वाले मेरे बाहर से आ जाएं, लेकिन जयपुर में ही रहकर करूँगा। और देखिए आप, मैंने फिल्म बना ली, बनाने के बाद में पोस्ट प्रोडक्शन दिक्कत आई कि आपने फिल्म को प्री प्रोडक्शन से प्रोडक्शन में ले गए, प्रोडक्शन आपका पूरा हो गया, रैपअप हो गया, अब दूसरा कोरोना काल आया। हाँ, तो बड़ा धर्म संकट, बम्बई खाली हो चुका था। तो जो कहते हैं ना, जो ऊपर वाला करता है वो उसमें कोई अच्छाई छुपी होती है, उसके ऊपर कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए और वही मैंने किया, छोड़ दिया उसके ऊपर। गत 3-3.5 वर्षों से मैं लगातार पोस्ट प्रोडक्शन के लिए सारांश स्टूडियो जाता हूँ और मेरे को ऐसा लगता है कि कोई मेरा दूसरा घर है। ये इतनी संतुष्टि मिलती है काम की और वहाँ मेरे को सीखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। मैं तो बिल्कुल नोवाइस था, बिल्कुल बच्चा था, कुछ टर्मिनोलॉजीज नहीं समझ में आती थी मेरे को। ये प्रॉब्लम तो आपको बेसिकली जुडिशियल कस्टडी में आएगी, क्योंकि उस फिल्म के आप सिर्फ निर्माता थे।
बाद में आपने डायरेक्शन में भी जंप किया, शॉर्ट फिल्म बनाने के बाद अगेन आप फुल फीचर फिल्म बना रहे हो, तो वो प्रोड्यूसर से डायरेक्टर बनने का जो सफर है वो कैसे कवर किया आपने? उसको मैं बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा था, जुडिशियल कस्टडी को, क्योंकि मेरे फिल्म के अंदर सौरभ सारस्वत, यामिनी सिंह, ये बॉलीवुड के एस्टेब्लिश्ड एक्टर्स हैं। सौरभ फिल्म इंस्टीट्यूट पूना का स्टूडेंट है और उसने कुछ फिल्में की हैं। उसकी पत्नी जो है गुजरात फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री है, दीक्षा। तो कुछ चीज़ें सीखनी ज़रूरी होती हैं। पेन पकड़ने से पहले आपको देखना होता है कि किस लिपि को आप लिखने जा रहे हैं, क्या उसका लिखने का तरीका है। तो वो मैंने वो सीखा, उसमें बहुत कुछ। पुष्कर में मैंने शूट की थी। और यहाँ ये एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी जितनी भी फिल्में हैं वो बड़े से ही बड़ी फिल्म हो या लघु फिल्म हो, लेखन से की जहाँ तक बात है, मनीषा जी का शुरू से ही आपके सब्जेक्ट के ऊपर एक कंट्रोल रहा हुआ है। वो मेरा सौभाग्य है। अच्छा। वो इसलिए सौभाग्य है कि घर पे हम लड़ भिड़ के कोई एक सब्जेक्ट पे उतर तय कर लेते हैं कि अपन इसी सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करेंगे और एक्सप्लोर करके इसी सब्जेक्ट को हम आगे पर्दे पे लेकर आना चाहेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जितनी भी फिल्में बनी हैं उन सभी फिल्मों को मैंने वास्तविक घटनाओं से उठाया है। ये एक ऐसी चीज़ थी जो हम कीन ऑब्जर्वर के जैसे, हम जब भी कहीं जाते हैं तो हम चीज़ों को बड़ा गौर से देखते हैं, उसके बैकग्राउंड में भी जाते हैं और संभावनाओं को टटोलते हैं कि क्या इस विषय पे कोई फिल्म बनाई जा सकती है। और सौभाग्य से वो मेरे को बहुत अच्छा सामंजस्य बैठता है उन घटनाओं के साथ में, लेखक के साथ में और मेरे साथ में। जहाँ तक मुझे याद है कि आपके प्रारंभिक 3 फिल्म जुडिशियल कस्टडी, छुट्टे और कोफ्ते, इनके डायरेक्टर बाहर थे और उसके बाद में डायरेक्टर की चेयर भी आपने ऑक्यूपाई कर ली। वो जो चेंज आया बेसिकली, तो तब तक आपको अनुभव हो गया था, तब तक भी आप सीख रहे थे? नहीं, ऐसा है, दृश्य सिने प्रोडक्शन की स्थापना इसी बात के मद्देनजर की गई थी कि एक कंप्लीट प्रोडक्शन हाउस बने। मतलब एक प्रोड्यूसर जो होता है ना, हास्यास्पद है बहुत सारी चीज़ की, वो एक तरीके से पैसा लगाने वाला आदमी होता है और कुछ नहीं होता। उसका इन्वॉल्वमेंट फिल्म मेकिंग में कितना है, उसके खुद के दिमाग में आ रहे जो आइडियाज़ होते हैं उनको वो बड़े पर्दे पर किस तरीके से उतारे। तो वहाँ एज ए प्रोड्यूसर मैं डिपेंडेंट हूँ, क्योंकि डायरेक्टर का अपना दिमाग चलता है, प्रोड्यूसर का कोई दिमाग नहीं चलता। उसका सिर्फ एक ही काम होता है कि पैसे देते रहो। तो यही सोच रखकर मैंने कि डायरेक्शन में होता है, कोई देखे, जीवन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम आज भी विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी का काम होता है सीखना, और वो सीखने का प्रोसेस में मैं आज भी हूँ। और हर फिल्म के साथ में मैंने हर चीज़ को सीखा है, मेरे कलाकारों से भी सीखा है, मैंने हर छोटे आदमी से, बड़े आदमी से, सबसे सीखा ही सीखा है, और ये प्रक्रिया निरंतर रहने वाली है। तो इसमें तो आपको सफलता मिली कि आपके डायरेक्शन में पहले थी खेड़ापति बालाजी, जो कि अभी स्टेज ऐप पे आने वाली है। दूसरी फिल्म में आपने बॉम्बे के स्टेब्लिश आर्टिस्ट राजेंद्र गुप्ता के साथ में काम किया। तुम ही इस घर की खुशियां हो बेटा, तुम्हारे अंदर इस घर की खुशियां ढूंढते हैं। हाँ दिशा। जी सर। भाई ऐसा है कि आप लेट बहुत आ रही हो आजकल। आई नो सर। भाजी आज तक मुझे कभी किसी ने आशीर्वाद नहीं दिया। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कब टूट जाऊंगी। एक दूसरा कोई छोटा घर ले आना चाहिए, काफी पैसे भी बच जाएंगे और तुम्हारी शादी के काम भी आ जाएंगे। इसमें भी हो सकता है मेरी कुछ भलाई हो। आप मेरा थोड़ी देर इंतजार कीजिए। सर अभी जो प्रोमो हमने देखा उसमें राजेंद्र गुप्ता ने बेहतरीन एक्टिंग की है और वो आपके डायरेक्शन भी की है।
तो राजेंद्र गुप्ता के साथ में काम करके आपको कैसा एक्सपीरियंस मिला और कैसे आपको कंफर्टेबल जोन में अब रहे? राजेंद्र गुप्ता जी एक बहुमुखी प्रतिभा हैं, वरिष्ठ कलाकार हैं और अपने साथ कई दशकों का अनुभव रंगमंच, फिल्म, टेलीविज़न सबका अपने साथ लेकर चल रहे हैं। उन्होंने मुझे देखते ही समझ लिया था कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ, लेकिन उन्होंने अप्रिशिएट किया। आप उनकी वीडियो बाइट जो उन्होंने भेजी है उसमें भी आप देखेंगे कि उन्होंने यही मतलब अभी भी वो आपके संपर्क में है? वो मेरे संपर्क में क्या, वो मेरी इस फिल्म में, मेरी लाजो सरपंच में काम करना चाहते थे, जयपुर आना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा रहा कि वो स्क्रिप्ट में कहीं सेट नहीं हो पाए। लेकिन वो आज भी मेरे संपर्क में हैं और लगातार संपर्क में रहते हैं। प्रतिदिन उनके मैसेजेस आते हैं मेरे पास में। अब जब मैं मेरी लाजो सरपंच के लिए, जब मेरे दिमाग में एक स्ट्रक्चर आया कहानी का, तो कृतिका देसाई जी काफ़ी वरिष्ठ कलाकार हैं और आपने उनके उतरन और कई ऐसे सीरियल्स देखे हुए, वो स्थापित अभिनेत्री हैं भारतीय फिल्म जगत की। तो सबसे बड़ी चीज़ जो इनसे मैं सीखता था ना, कि ये स्क्रीन प्ले के अंदर घुस जाया करते थे, वो माहौल इतना अच्छा पैदा कर दिया करते थे कि जो उनके साथी कलाकार हैं उनको मोटिवेशन मिलता था, सीखने को बहुत चीज़ें मिलता था। और वो भी सौभाग्यशाली हैं जो उनके साथी कलाकार हैं, उन्होंने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम राजेंद्र गुप्ता और कृतिका देसाई के साथ में काम करेंगे। ठीक है, एक चीज़ ज़रूर ये बोली जाती होगी मेरे बारे में कि मैं स्थानीय कलाकारों को प्राथमिकता नहीं देता, मैं देता हूँ। सर यही बात मैं आपसे इस तरह से पूछना चाहता था कि बाहर से आए हुए कलाकारों के जो आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, उसका रीजन है कि उनके पास में जिंदगी का बहुत बड़ा तजुर्बा है। और आपने अपनी घोषणा में बोला था कि मैं यहाँ की प्रतिभाओं को भी चांस दूंगा, तो उनका सामंजस्य आप किस तरह से बैठाते हैं? देखिए, ये एक व्यवसाय है फिल्म निर्माण, इसको भी ध्यान में रखा जाता है। देखिए, जो काम अगर राजेंद्र गुप्ता जी और कृतिका जी 4 घंटे मैंने उनके लिए वो स्लॉट रखा है कि ये 4 घंटे में मेरे को ये शॉट कंप्लीट करा के दे देंगे, वो 2 घंटे में करा देते हैं। वाह। उससे मोटिवेशन मिलता है साथी कलाकारों को, राजस्थान के कलाकारों को। शायद यहाँ बहुत चीज़ें सीखने, मैंने बहुत मौके दिए हैं। मेरी सारी फिल्मों में स्थानीय कलाकार बहुत अच्छे तरीके से शामिल किए गए हैं। अब मेरी लाजो सरपंच में भी आप, वैसे तो बम्बई के कलाकार ज़्यादा हैं, आपने सबको रोज़ाना टेलीविज़न में देखते होंगे, टीवी इंडस्ट्री के कलाकार हैं और फिल्म जगत के भी हैं। कृतिका जी के साथ में दिया और बाती एक सीरियल आया था, उसका गौरव शर्मा साथ में है। सारेगामापा इंडियन आइडल की विजेता रही हुई अमीका शिल काफ़ी वर्ष पहले, वो भी इसमें है। राजदीप सिकदर को आप देखते हैं, सीमा सिंह को आप देखते हैं, अंकुश देशमुख को आप देखते हैं, ये सब चर्चित चेहरे हैं। एक सौभाग्य और मिला मेरे को कि अमीका शिल अभिनेत्री की आवाज़ रानी मुखर्जी से मिलती है, रानी मुखर्जी से। और ये मेरा सौभाग्य रहा, जो मेरे संगीत निर्देशक हैं, जो मेरे एडिटर हैं, उन्होंने मेरे को एक ऐसी गायिका से मेरे गीत को गवाया जिसकी आवाज़ उस जैसी लगती है बिल्कुल। मतलब ऐसे ही लगता है कि जो कलाकार पर्दे पे गा रहा है वही कलाकार मतलब एक्टिंग भी कर रहा है और गा भी रहा है। तो खैर, ये एक ऐसा विषय, मतलब बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने स्थानीय कलाकारों को खूब तवज्जो दी और आगे भी दूंगा। मैं प्रतिबद्ध हूँ उसके लिए कि मैं आगे भी दूंगा, लेकिन थोड़ा सा प्रोफेशनल अप्रोच उनको अपनानी पड़ेगी, जो उसके आदी नहीं है। क्योंकि ये दुर्भाग्य है क्षेत्र का कि यहाँ पर उस तरीके का बढ़ावा नहीं मिल पाया, लेकिन मैं देना चाहता हूँ। तो प्रोफेशनल अप्रोच की जहाँ बात करते हैं, तो वो प्रोफेशनल अप्रोच का आपको, क्योंकि आपकी हर फिल्म के अंदर सारांश ब्रॉड विजन नजर आता है, तो पोस्ट प्रोडक्शन में यहाँ पे आप करने का उसका कोई मेन कारण? एक ही कारण है और सबसे बड़ा कारण है कि वो 100 कारणों को अपने में समेट लेता है। नॉर्थ इंडिया का तीसरा और प्रदेश का पहला डॉल्बी डिजिटल एटमॉस स्टूडियो है। और वो जो एडिटर है ना, वो कुंभ के मेले में बहुत साल पहले बिछड़ गया था मेरे से, वो वापस मेरे को मिल गया है यहाँ पे। छोटे भाई के जैसा है अमित ओझा,
जो एडिटर है मेरे, बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये छोटा भाई है मेरा। तो कहने की बात ये है, चलिए ये तो एक आपकी पर्सनल इमोशनल फीलिंग हुई। जहाँ तक प्रोफेशनलिज्म की बात है, काम ऐसा कि आदमी के दिमाग में भटका भी नहीं आता। आपको एक चीज़ और बताऊँ मैं, मेरी लाजो सरपंच के निर्माण के दौरान मेरे पास में बॉम्बे की टीम थी, मेरे पास में उड़ीसा की टीम थी, मेरे पास में बंगाल की टीम थी, मेरे पास बॉम्बे के कलाकार थे और स्थानीय कलाकार थे। मेरे को कुछ सुझाव आते थे उन्हीं लोगों से जो ये बाहर से आए थे। सब एडिटिंग वहाँ करा लेना सर, एडिटिंग वहाँ करा लेना। मैंने कहा ये एडिटिंग मैं भले से ही मल्टी स्टारर बहुत बड़े बजट की भी फिल्म बनाऊंगा, मेरा काम सिर्फ यही होगा, उसके अलावा कहीं नहीं जाऊंगा। क्योंकि अल्टीमेटली आपको चाहिए होती है संतुष्टि, वो आपको मिल जाती है। तो इधर में क्यों तनाव पैदा रखो। मैं बम्बई जाऊं, कलकत्ता जाऊं, पागल होता फिरूं, बजाय इसके मैं अपने घर में रहता हूं। मेरे को ये लगता है एक घर से उठ के दूसरे घर में आके बैठ गया, आराम से यहाँ पे नाश्ता पानी करता हूँ, वापस चला जाता हूँ। काम समय पे होता है, काम मेरी मर्जी की तरह से होता है। तो इसलिए जो पोस्ट प्रोडक्शन का, एक फिल्म निर्माण में मैंने एक चीज़ देखी, उस दिन आपका काम 50% हो जाता है जिस दिन आप रैप अप करते हो। बचा हुआ 50% काम तो एडिटर के जिम्मे ही होता है पोस्ट प्रोडक्शन में। तो पोस्ट प्रोडक्शन का काम 50% होता है। चलो सर, ये लोकल टैलेंट के लिए बड़ी बात है, इसलिए नहीं कि मैं भी यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ और हमारा चैनल भी गाना से यहीं पे बनता है। बड़ी बात यह है कि एक निर्माता हमेशा बड़े की तलाश में चेंज ओवर के हिसाब से सोचता रहता है, लेकिन आप एकाग्र हैं, प्रोफेशनलिज्म आप में आ रहा है, तो निश्चित ही आप चाहोगे कि राजस्थान का हर आर्टिस्ट, हर टेक्नीशियन एक प्रोफेशनल अंदाज में काम करे। क्योंकि आज की तारीख में यहाँ पे इक्विपमेंट भी अवेलेबल है, कैमरा भी अवेलेबल है, कैमरा मैन भी उपलब्ध है। तो कहीं आपकी विचारधारा बदल दी है कि मैं बाहर के टेक्नीशियन के बजाय अब कहना से यहाँ के टेक्नीशियंस को भी आगे लेके आऊँ। अमूमन ऐसी सोच होती थी, जब फिल्मों का नाम आता है ना, फिल्म निर्माण का, तो लोगों के दिमाग सीधा बम्बई फ्लाई करते हैं। और हकीकत यह है कि यहाँ के कलाकार भी यही सोचते हैं कि बम्बई में ही काम मिलेगा, वो भी सीधा बम्बई लैंड करते हैं। ऐसा नहीं है। वहाँ बम्बई एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे बम्बई में पैदा हुआ कलाकार कम है, वो भी साउथ से आ रहा है, ईस्ट से आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है। तो वाई नॉट, वाई कांट वी डेवलप राजस्थान एज अ मेजर प्लेस इन फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म प्रोडक्शन? क्यों नहीं बना सकते हम? बन रही है ना, राजस्थानी फिल्में भी तो बनती हैं यहाँ पर, वो भी फिल्म निर्माण है, भाषा का ही तो फर्क है। तो मैं बिल्कुल अपने दिमाग से क्लियर हूँ, मेरा जो भी फिल्म निर्माण का काम होगा वो मेरे प्रदेश में ही होगा, राजस्थान में ही होगा, जयपुर में ही होगा, और स्थानीय कलाकारों को ज़बरदस्त सहयोग करूंगा, मैं उनको खूब मौके दूंगा। अब अपन बात करते हैं लेटेस्ट फिल्म आपकी मेरी लाजो सरपंच जी। इसका एक शो जो आप करने जा रहे हैं वो भी मेगा फॉर्मेट में करने जा रहे हैं। 1100 सीट, क्या आपको उम्मीद है कि 1100 दर्शक इस फिल्म का प्रीमियर शो देखने आएंगे? मैं डरा हुआ हूँ इस वक्त कि शायद 1100 ज़्यादा ना आ जाए। ओह, बड़ी उपलब्धि वाली बात है कि अगर आप यहाँ पे रह के यहाँ की फिल्म को जैम जैसे सिनेमा में रिलीज करके उम्मीद ये करते हैं कि दर्शक 1100 से ज़्यादा आएगा, जबकि आज के 250 का जो मल्टीप्लेक्स है वो नहीं भरता है। आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन हम चाहेंगे कि ये मेरी लाजो सरपंच के वो इंसिडेंट बताएं जो ना तो हम जान पाए अभी तक, और आप चाहते हैं कि इसको जागे, और ये महिला प्रधान फिल्म बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इस संदेश को, जो गवर्नमेंट का संदेश है, उसको आपने कैसे आगे बढ़ाया? मैं आपको बताऊं, ये एक सत्य घटना से प्रेरित कहानी है। ये घटना पंजाब के किसी जगह पे हुई थी। मनीषा ने उस घटना को एक्सपीरियंस किया, ये कहानी मेरे जहन में समझ में आई। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आज भी हमारे समाज के अंदर दुर्भाग्य से होना नहीं चाहिए, लेकिन है। समान अधिकार होते हुए भी लड़कियों को दुर्बल माना जाता है। दुर्भाग्य है ये कि दुर्बल माना जाता है। और मैंने मेरा जो प्रयास है वो प्रयास यही है कि बेटी को ऐसे प्रेजेंट करूं मैं
कि बेटी सक्षम हर चीज के लिए बराबर है, वो निर्बल नहीं है। वो निर्बल नहीं है, एक शारीरिक रूप से थोड़ी सी निर्बल हो सकती है, अदरवाइज वो निर्बल नहीं है। और वो अपने पढ़ लिख कर समाज में अपने आप को सशक्त रूप से किस तरीके से स्थापित कर सकती है, मैंने यही कोशिश की है फिल्म में। और जो लाजो सरपंच हैं उन्होंने उसको किस तरीके से सपोर्ट किया। आज एक बच्चा भी होगा, लड़का भी होगा, तो बिना सपोर्ट के, तो हम भी अपने माँ बाप के सपोर्ट से ही तो आज यहाँ पहुँचे हैं। तो वो मैं भी यही चाहता था, ये सोचता था कि एक बच्ची को भी अगर सहारा मिले तो वो क्या नहीं कर सकती है इस समाज के अंदर। और यही मेरा प्रयत्न था। इस फिल्म को हमने मल्टीपल लोकेशंस पे शूट किया है। और जैसे मैंने महिला कॉलेज में किया, गर्ल्स स्कूल में किया, वहाँ मैं अपने कलाकारों को तो देखता ही था और साथ में दूसरे बच्चों को भी देखता था और उनकी हरकतों से बहुत प्रेरणा मिलती थी मेरे को शूट करने के दौरान भी और शूट के बाद में भी। आज तक मैं याद करता हूँ, कुछ लम्हे ऐसे मेरे निकले हैं कि अस्पताल के शूट में मैं किस तरीके से शूट कर रहा था, इस कॉलेज में कैसे शूट कर रहा था और एक गाँव के अंदर कैसे शूट कर रहा था। मेरे को मैंने कोशिश की है कि राजस्थान का एक नृत्य है, राजस्थानी फॉर्मेट में है, उसको भी मेरा झुकाव है राजस्थान के लिए, इसीलिए राजस्थानी प्रारूप जो है उसका, उस नृत्य का, उसको मैंने उसकी झलक दिखाने की कोशिश की, कालबेलिया डांस को। तो प्रयत्न तो आगे भी यही रहेगा कि मैं मेरे प्रदेश को किस तरीके से दर्शाऊं लोगों के सामने। सर, आपकी इन्हीं पवन भावनाओं के साथ में आप राजस्थान के लिए इतना सोचते हैं, तो मेरे ख्याल से वो दिन दूर नहीं जब हम एक ऐसे दौर में चले जाएंगे कि जब हमें राजस्थान में छुपी हुई वो कहानियाँ बड़े पर्दे पर नजर आएंगी, जिसके लिए आप लोग प्रयत्नशील हैं, क्योंकि आपकी हर कहानी कहीं ना कहीं किसी वास्तविक घटना से जुड़ी हुई होती है। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ में आपकी ये फिल्म सफल हो, आपका उद्देश्य सफल हो और आप इस इंडस्ट्री को उस मुकाम तक लेके जाएं जहाँ तक सरकार नहीं ले जा सकी है। मेरे प्रयत्न है, प्रयास है। थैंक यू सर, थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।